AF60 हिंदी। लियोनेल लैब सेटिंग में प्रकट हुआ, उसकी छाती धड़क रही थी। उसने अपने हाथ में पकड़े चांदी के भाले की ओर देखा और सिर हिलाते हुए कहा कि वह कितना पागल है। उसे लग रहा था कि उस पहाड़ पर चढ़ते हुए वह सचमुच मर सकता था। इस भाले की मौजूदगी से ही उसे घुटन महसूस हो रही थी, और इसकी पोलांग तो 3 मीटर से भी ज्यादा लंबी थी। ये तो कहना ही क्या, इसे एक राक्षसी हथियार ही कहा जा सकता है। अब भी यह इतनी तेज चमक रहा था कि लियोनेल इसे ठीक से देख नहीं पा रहा था। लियोनेल ने आंखें तिरछी करके देखा, लेकिन वह बस इतना ही समझ पाया कि यह भाला भी दो तरफा था, उस विंड रोमेन क्वासी ब्रॉन्ज भाले जैसा जो उसे पहले मिला था। इसके अलावा ये भाला जंजीरों से जुड़े 3 हिस्सों में बढ़ सकता था। बेशक लियोनेल इनमें से कुछ भी साफ साफ नहीं देख पा रहा था। उसे भाले का बस एक धुंधला सा नजारा दिखा था जब उसने पहली बार उसे छुआ था। इसके अलावा उसके पास खींचने के लिए और कुछ नहीं था। लियोनेल महसूस कर सकता था कि भाला उसकी पकड़ से ऐसे जूझ रहा था मानो उसका अपना कोई दिमाग हो। जाहिर है उसे लग रहा था कि लियोनेल इसके लायक नहीं था। सच तो यह है कि लियोनेल इसके लिए दोषी नहीं ठहरा सकते। भाला क्षेत्र का उपयोग करने का सामान्य तरीका ये होगा कि भाला शिखर के आधार को घेरे हुए भालों पर धीरे धीरे नियंत्रण पाया जाए। इन भालों को समझने से व्यक्ति को शिखर पर स्थित भाले के क्षेत्र को समझने के लिए आवश्यक अंतर्दृष्टि प्राप्त होगी। तभी वह संबंधित भाले की पहचान प्राप्त कर सकेगा। लेकिन लियोनेल ने अपनी मानसिक शक्ति और अपने 4 मौसमों के साम्राज्य के संयोजन के बल पर शिखर तक पहुंचने का रास्ता बुलडोजर से बनाया था। उसे वास्तव में ऐसा भाला चलाने का कोई अधिकार नहीं था। इसके अलावा कांस्य ग्रेड के बाद हथियारों में भी गुणात्मक परिवर्तन हुआ। लियोनेल के चौथे आयाम के हथियार जहां सिर्फ अपनी गुणवत्ता और तीक्ष्णता के लिए ही अच्छे थे, वहीं ये भाला प्रभावी रूप से आसपास के वातावरण में बदलाव लाने में सक्षम प्रतीत होता था। इसकी नींव रखने वाली कुछ बल कलाएं समय समय पर अचानक अस्तित्व में आ जाती थीं, जिससे उनकी नाराजगी जाहिर होती थी। चुप रहो, लियोनेल ने धीमी आवाज में कहा। भाले को कोसते हुए वह गहरी नींद में सो गया। तारांकन तारांकन, बेवकूफ, जमीन पर सो रहे हो, क्या सोच रहे थे? लियोनेल को हल्का सा आभास हो रहा था कि उसकी लाश लैब से बाहर खींची जा रही है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसे पानी के एक कुंड में फेंक दिया गया। वह असमंजस में उछल पड़ा, उसकी थकान आश्चर्य में बदल गई। हालांकि जब तक वह पूल के ऊपर पहुंचा, अपराधी गायब हो चुका था। लियोनेल ने अपना चेहरा पोंछा और अपने बालों को आंखों से पीछे कर लिया। अंत में वह हंसा और अपना सिर हिलाया। वह कितनी देर सोया था? शायद कुछ दिन। कोई आश्चर्य नहीं कि आईना ने उसे यूं ही पानी में फेंक दिया। भाला। लियोनेल ने पलकें झपकाईं और अपने चारों ओर देखा कि उसका भाला कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अपनी दृष्टि स्पीयर डोमेन में डाली और पाया कि भाला वापस स्पीयर पीक पर आ गया है। लियोनेल ने सिर हिलाया, लेकिन उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। जब भी वह स्पीयर डोमेन में प्रवेश करता तो वहीं फिर से प्रकट होता जहां वह पिछली बार था। तो कम से कम उसे उस पहाड़ पर दोबारा चढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। वह जब चाहे भाला छीन सकता था। यदि ये दो तरफा है तो क्या इसे अभी भी भाला कहा जा सकता है? लियोनेल ने सिर हिलाया, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। स्पीयर डोमेन में रहते हुए उसने कई ऐसे हथियार देखे थे जिन्हें भाला कहना उसके लिए मुश्किल था। लेकिन उसे इस बारे में ज्यादा सोचने का कोई मतलब नहीं लगा। अल्पविराम। अपने आप को साफ करने के बाद लियोनेल स्नानघर से बाहर निकला और अचानक उसे किसी चीज की गंध महसूस हुई। उसकी जीभ अनायास ही पानी पानी हो गई, उसके कदम तेज हो गए। वह जिस जगह जा रहा था वहां वह शायद ही कभी गया था। हालांकि उसे पता था कि एबोर्ड सेटिंग में एक सामान्य घर की हर चीज मौजूद है, लेकिन रसोई ऐसी जगह नहीं थी जहां वह अक्सर जाता था। लेकिन लियोनेल को याद था कि यह पहली बार था जब उसे खाने की ऐसी खुशबू आ रही थी जिससे उसे ऐसा लग रहा था मानो वह हवा में तैर रहा हो। बेशक लियोनेल को पहले भी अच्छे खाने की खुशबू आ चुकी थी। बस उसकी भूख कभी उस जैसी नहीं रही, इसलिए उसे कभी इस तरह का एहसास नहीं हुआ जैसा अब हुआ। और जब उसकी भूख पूरी तरह से वापस आ गई थी, तब भी। खैर, पृथ्वी का 90% हिस्सा अब ढह चुकी इमारतों और विशाल समुद्र के अलावा कुछ नहीं था। तो उसे ऐसे स्वादिष्ट व्यंजनों की खुशबू कहां से मिलती? लियोनेल एक कोने से घूमकर एक शानदार रसोई घर में प्रकट हुआ। अगर कोई शेफ ये जगह देख पाता तो वो लियोनेल को ऐसे खजानों की बर्बादी के लिए जरूर कोसता। लेकिन असल में ये उसकी गलती नहीं थी। इस जगह की ज्यादातर चीजों का इस्तेमाल लियोनेल को बिल्कुल भी नहीं पता था।
ये सब बेहद हाईटेक और पुराने जमाने के खाना पकाने के उपकरणों का मिश्रण था, जिससे उसका सिर घूम गया। कमरे के एक कोने में एक ओवन था जो किसी गृह विनाशक हथियार जैसा लग रहा था, लेकिन दूसरी तरफ एक पत्थर का ओवन था जो ऐसा लग रहा था जैसे 500 साल पहले किसी ने पिज्जा पकाया हो। बेशक लियोनेल को यह नहीं पता था कि खंडित घन के हर अपग्रेड के साथ न सिर्फ सफाई करने वाले जल में सुधार होता था, बल्कि बगीचों और रसोई में भी सुधार होता था। इस जगह के उपकरण 5वें आयाम में प्रवेश करने की कगार पर खड़े किसी भी जानवर को जलाकर राख कर सकते थे। दरअसल थोड़ी रचनात्मकता और धैर्य के साथ ये 5वें आयाम के असली प्राणियों को भी जला सकता था। यह शायद कोई बड़ी बात न लगे, लेकिन अगर डायमेंशंस के बारे में ठीक से सोचा जाए तो यह नश्वरों को देवताओं को पकाने की शक्ति देने जैसा था। यह पागलपन था कि लियोनेल ने इस जगह की अहमियत पहले नहीं देखी थी। बेशक इस विशाल रसोई के बीचों बीच एक दुबली पतली युवती अपने बालों का जूड़ा बांधे खड़ी थी। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें बह रही थीं और उसने अपने होंठ भींच रखे थे। उसका चेहरा पूरी तरह से एकाग्र था। लियोनेल उसकी कोशिशों में खोया हुआ सा लग रहा था। पिछले कुछ दिनों में उसने जितनी भी चीजें भूलने की कोशिश की थी, बस यही बात उसे बाकी दुनिया को नजरअंदाज करने के लिए काफी लग रही थी, भले ही वह उसके आसपास रह रही हो। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ महसूस करते हुए आयना ने चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान के साथ लियोनेल की ओर मुड़कर अपना माथा पोंछा। जिस स्टोव पर वह काम कर रही थी, उसके उच्च तापमान के कारण उसकी त्वचा से पानी की भाप उठ रही थी। लियोनेल का दिल धड़क उठा। लियोनेल को कमरे में मौजूद बाकी चीजों को ध्यान से देखना चाहिए था, लेकिन सच कहूं तो वह आईना से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। उसके चेहरे पर गिरते पसीने की बूंदों से लेकर उसके उभारों से चिपके एप्रन तक हर चीज ने उसकी धड़कनें रोक दी। आयना की मुस्कान भ्रम में बदल गई। क्या गलत? एक पल के लिए आयना चिंतित हो गई। सच तो ये था कि उसने बिना पूछे लियोनेल की चीजें ले ली थीं और रसोई के बर्तन और उपकरण भी इस्तेमाल करने लगी थी। हालांकि लियोनेल ने कहा था कि इस जगह को अपने घर जैसा समझो, पर क्या वह कुछ ज्यादा ही सहज हो गई थी? वह शर्म से लाल हो गई, सोच रही थी कि माफी कैसे मांगे। हालांकि लियोनेल ने कभी अपने माता पिता के बारे में बात नहीं की थी, आयना को यहाँ वहाँ कुछ कुछ बातें जरूर मिल गई थीं, इतनी कि उसे पता चल गया कि यह जगह उसके पिता ने छोड़ी है। आखिरकार वह वहाँ मौजूद थी जब लियोनेल को पहली बार खंडित घन मिला था। वह जानती थी कि यह स्थान लियोनेल के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन अब इसका जो भी भावनात्मक मूल्य था वह उसके खाना पकाने से खत्म हो गया। लेकिन इससे पहले कि वह माफी मांग पाती, उसने पाया कि एक बड़ी परछाई ने उसे घेर लिया है। लियोनेल ने आईना को कसकर गले लगा लिया, मानो उसे आसपास की गर्मी का जरा भी एहसास न हो। उसकी मौजूदा हालत देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे उसकी त्वचा में गुदगुदी करने वाली हल्की हवा का झोंका हो, बस और कुछ नहीं। आयना एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि क्या हो रहा है, तो वह घबरा गई। तुम खुद को जला दोगे? लियोनेल पीछे हटा और मुस्कुराया। उसकी मुस्कान खिली हुई थी। हालांकि साफ था कि उसने आयना की चेतावनी को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया था। सच तो यह है कि लियोनेल को भी नहीं पता था कि वह इतना उत्साहित क्यों था। बस मौजूदा हालात में कुछ तो ऐसा था जो उसे सही लग रहा था। बेशक अगर उसने ये बात जोर से कही होती तो आयना शायद उसे पीट पीट कर मार डालती। शायद उसने ये कहकर अपनी गलती मान ली होती कि आयना रसोई में काम करती है। फिर भी यद्यपि उसने ये शब्द अपने तक ही सीमित रखने का निर्णय लिया, फिर भी वह बहुत प्रसन्न था तथा कई दिनों में पहली बार स्वयं को खुश होने से रोक नहीं पाया। लियोनेल ने इधर उधर देखा तो एक बड़ी स्टील की मेज पर स्वादिष्ट व्यंजन रखे हुए थे। हर एक में एक छोटा सा कट लगा था, जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि किसी मेहनती व्यक्ति ने हर एक को चख कर देखा होगा। उद्धरण चिन्ह ... ये सब तुमने किया? लियोनेल ने पूछा। ये देखकर कि लियोनेल उससे नाराज नहीं था, आयना के चेहरे पर मुस्कान लौट आए। लेकिन जवाब देने से पहले ही उसके चेहरे पर घबराहट की एक झलक दिखाई दी। वह लगभग एक जरूरी बात भूल ही गई थी। आयना ने लियोनेल के सवाल को अनसुना कर दिया और चूल्हे की ओर दौड़ी और पैन पलट दिया। जो एक विस्तृत ऑमलेट की तरह दिख रहा था, उससे एक तीव्र सुगंध आ रही थी। जब उसे हवा में उछाला गया तो उसका आधार सुनहरा भूरा दिखाई दिया, जो देखने में ही कुरकुरा लग रहा था। आयना ने राहत की सांस ली और फिर हाथ में कड़ाही लेकर रसोई से बाहर निकल गई। लियोनेल ने उलझन में पलकें झपकाईं और फिर जल्दी से उसके पीछे भागा। लेकिन उसके भागने के बाद उसे जो मिला, उसने उसे रसोई से भी ज्यादा हैरान कर दिया। रसोई के उलट लियोनेल यहाँ कई बार आ चुका था। दरअसल वह अक्सर यहाँ आता था।
हालांकि उसने इसे पहले कभी इस तरह नहीं देखा था। एबोट सेटिंग का डाइनिंग रूम इतना बड़ा था कि 8 लोगों का परिवार आराम से खाना खा सकता था। लेकिन उस समय मेज का हर हिस्सा खाने की एक या एक से ज्यादा प्लेटों से भरा हुआ था। आयना अपने पंजों के बल खड़ी होकर ऑमलेट को सावधानीपूर्वक परतों वाले बर्तन पर रख रही थी, मानो वह अपनी अंतिम उपलब्धि का ताज पहना रही हो। आयना ने हल्के से मुस्कुराने से पहले फिर से अपनी भौं पोंछी। तभी लियोनेल को समझ आया कि स्टील की मेज पर रखे सारे बर्तन प्रयोग के अलावा और कुछ नहीं थे। लियोनेल का दिल खुशी से फूला नहीं समा रहा था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि आयना ने जानवरों के मांस और जड़ी बूटियों के अलग अलग मिश्रणों को मिलाकर कितनी मेहनत की होगी, और आखिरकार ये सब बना ही दिया होगा। लेकिन सच कहूं तो वो हक्का बक्का रह गया। तुम वहां क्यों खड़े हो? आयना ने लियोनेल की ओर देखा। खाओ। और लियोनेल ने ऐसा ही किया। उसे पहला निवाला तो याद नहीं, लेकिन आखिरी निवाले का उसे जरूर अफसोस हुआ। उसने सोचा था कि शायद उन हास्यपूर्ण एनिमेज की तरह जो उसके पापा उसे हमेशा दिखाते थे, उसे भी आयना को अच्छा महसूस कराने के लिए उसके खाने से प्यार करने का नाटक करना पड़ेगा। लेकिन हकीकत उसकी उम्मीदों से बिल्कुल परे थी। खाना न सिर्फ देखने में और खुशबू में अच्छा था, बल्कि इतना स्वादिष्ट भी था कि लियोनेल को लगा जैसे वो किसी और ही दुनिया में पहुंच गया हो। और दरअसल एक तरह से वो था भी। यहाँ तक कि वो चोटें भी, जिन्हें उसने अब तक ठीक करने की जहमत नहीं उठाई थी, मानो किसी याद दिलाने वाले किसी बैच की तरह अपने आप ठीक होने लगी थी। आयना चेहरे पर मुस्कान लिए कोहनियां मेज पर टिकाए और हाथों से चेहरा थामे देख रही थी। हालांकि उसे भी बहुत भूख लगी थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों में उसने जितने भी स्वाद चखे थे, उसके बाद इस समय उसका पेट पूरी तरह भरा हुआ था। अगर लियोनेल को ये पता होता तो शायद वो और भी हैरान हो जाता। इतने छोटे छोटे निवाले उसने पहले भी देखे थे। आखिर उसे पेट भरने के लिए कितने टेस्टी व्यंजन बनाने पड़े होंगे। लेकिन लियोनेल खाने में इतना मग्न था कि उसे पता ही नहीं चला कि आयना के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। आखिरी निवाला खाने के बाद ही उसने उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे किसी राक्षस को देख रहा हो। लियोनेल की निगाहें आयना पर टिकी थीं, ऐसा लग रहा था कि वह किसी और चीज को देखने में समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। आयना ने पलकें झपकाईं। मैं इस दावत का हिस्सा नहीं हूं, तुम्हें पता है। जब लियोनेल ने ये शब्द सुने तो वह अचंभित होकर हंसने लगा। और क्यों नहीं, वह धूर्तता से मुस्कुराया। आयना ने अपना सिर हिलाया और धीरे से बुदबुदाई। पुरुषों, शायद सावन सही था, आप लोग कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। लियोनेल खांसने लगा और अपनी छाती पकड़ ली। एक और घातक झटका। लियोनेल की प्रतिक्रिया से खुश लग रही आयना खिलखिला उठी। लेकिन थोड़ी देर बाद लियोनेल को देखते हुए उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। क्या आप ठीक हो? आयना का सवाल सुनकर लियोनेल की सांस फूल गई। सच कहूं तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। क्या वो ठीक था? खैर, तकनीकी तौर पर उसे कुछ भी गड़बड़ नहीं थी। उसकी जान को कोई खतरा नहीं था, उसका भविष्य बिल्कुल भी अंधकार में नहीं था। सच कहूं तो उसे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं थी। बेशक अगर शील्ड क्रॉस टॉस के सदस्यों ने उसके ये विचार सुने तो कहना मुश्किल होगा कि उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। आखिरकार टियर 3 अपराधी घोषित किए जाने पर किसी की भी इतनी बेपरवाह प्रतिक्रिया पहले कभी नहीं हुई थी। मामले को समझने के लिए टियर 9 अपराधी कहलाना ही इनाम के शिकारी को आपकी गर्दन पर सवार करने के लिए पर्याप्त था। टियर 4 अपराधी से टियर 3 अपराधी बनना एक अपराधी होने के बराबर था, जिसे लगातार आजीवन कारावास की सजा हो सकती थी। लियोनेल सचमुच दुनिया, सौर मंडल और आकाशगंगाओं को नष्ट करने के लिए जाने जाने वाले व्यक्तियों से बस कुछ ही कम था। यह मामला इतना गंभीर था। फिर भी लियोनेल ने इस बारे में जरा भी नहीं सोचा। दरअसल अपने दादाजी से बातचीत के बाद से ही उसके दिमाग में बस यही बात घूम रही थी। उसे किसी और चीज की परवाह करने का कोई कारण ही नहीं मिल रहा था। यदि लियोनेल ने पहले ही आयना के लिए इलाज ढूंढने की शपथ न ली होती, तो शायद उसके पास इस समय अवसाद में रहने के अलावा और कोई उद्देश्य न होता। शायद इस सब का सबसे कड़वा सच यही था कि लियोनेल को लगा ही नहीं कि यह मामला इतना गंभीर भी है। अवसाद अक्सर एक ऐसी चीज होती है जिस पर इंसान का कोई बस नहीं होता, मन के रसायनों में असंतुलन जो मूड में उतार चढ़ाव का कारण बनता है। लियोनेल ये तो नहीं कह सकता था कि वह ऐसी किसी स्थिति से गुजर रहा है, लेकिन वह इतना जरूर जानता था कि उसे लग रहा था कि जो कुछ भी कभी उसके नियंत्रण में था, वह धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से हाथ से निकल रहा है। लियोनेल ने फिर आह भरी। मुझे अब ऐसा नहीं लगता कि चीजों पर मेरी पकड़ पहले जितनी है। मुझे ये हास्यास्पद लगता है कि मैं सोचता था कि मैं शुरू में कुछ भी समझता हूँ।
आयना ने लियोनेल की ओर देखा, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या जवाब देना चाहिए। कुछ बातों को लेकर वह लियोनेल जितनी गहरी भावनाएं नहीं रखती थी। धरती के आम लोगों की मौतें, उसने उनके बारे में जरा भी नहीं सोचा। इस क्रूर दुनिया की कुछ बातें ऐसी थीं जिनके बारे में वह बिल्कुल नहीं सोच पाती थी। अगर यह बात न होती कि कोई ऐसा व्यक्ति था जिसकी वह परवाह करती थी और जो ऐसा महसूस कर रहा था, तो शायद अब तक भी उसने उन बातों के बारे में सोचा ही न होता। हालांकि साथ ही वह नहीं चाहती थी कि लियोनेल अपने विचारों से भागता रहे। वह खुद थी, जबकि वह खुद था। वे कभी एक जैसे नहीं हो सकते थे। हालांकि उसे ऐसी बातों को नजरअंदाज करना आसान लगता था, लियोनेल पहले जैसा नहीं था। जैसा कि कहा गया है, आईना को लगा कि लियोनेल की परवाह में कुछ गड़बड़ थी। लगभग ऐसा लग रहा था जैसे वह उन आदर्शों से चिपके रहने की कोशिश कर रहा था जो उसके अपने नहीं थे, जबकि वह एक बड़ी समस्या से भाग रहा था। दुर्भाग्य से शायद लियोनेल ने आईना को कोच ओवन के साथ अपनी बातचीत और अपने जन्म से जुड़ी सच्चाई के बारे में कभी नहीं बताया था। चाहे संयोग से और अवचेतन रूप से या जानबूझकर और सचेत रूप से, उसके पास पहेली का वह आखिरी टुकड़ा नहीं था जिसकी उसे जरूरत थी। क्या तुम्हें हमेशा से इतना अच्छा खाना बनाना आता था? लियोनेल ने अपना सिर हिलाया और जल्दी से विषय बदल दिया। आईना को एहसास हुआ कि वह क्या कर रहा है, लेकिन कुछ बातें ऐसी थीं जिन पर जोर नहीं दिया जा सकता था। अगर लियोनेल इस बारे में बात नहीं करना चाहता था, तो उसे ऐसा करने के लिए मजबूर करने से वह चुप हो जाएगा। नहीं, आईना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आमतौर पर यूरी ही खाना बनाने का काम संभालता था। मैं बोर हो रही थी, इसलिए सोचा कि मैं भी इसमें हाथ आजमाऊं। आईना ने हाथ हिलाकर उसकी कोशिशों को टाल दिया, लेकिन लियोनेल की खामोश मुस्कान ने मानो उसकी असलियत समझ ली थी। मुझे लगता है कि बात बस इतनी सी नहीं है, लियोनेल ने कहा, जब आईना उसकी नजरों के नीचे अपनी सीट पर मचलने लगी। तुम्हारे खाने में कुछ खास था, मानो उसमें ऊर्जा का एक अनोखा प्रवाह हो। ये वाकई मेरे द्वारा पहले खाए गए किसी भी खाने से कहीं बढ़कर था। आईना अपनी इस तारीफ पर मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। बस उस वाक्य ने ही उसकी सारी मेहनत को सार्थक कर दिया। मुझे यकीन नहीं है, मैंने केवल अपनी क्षमता पर भरोसा किया कि मुझे बताया जाए कि कौन से संयोजन अच्छे से काम करेंगे। अंततः यही उत्पाद था। आपकी क्षमता विकसित हुई। आईना ने सिर हिलाया। आत्मचिकित्सा और अपने प्रशिक्षण अंतर्ज्ञान के अलावा, मैं बता सकती हूँ कि खुद को बेहतर बनाने के लिए मुझे किन संसाधनों की जरूरत है। लियोनेल की निगाहें चमक उठीं। डायमेंशनल वर्स के बारे में ज्यादा न जानते हुए भी लियोनेल को लगा कि यह क्षमता निश्चित रूप से असाधारण रूप से दुर्लभ होगी। अगर कुछ दिनों के प्रयोग से आईना के खाना पकाने का ऐसा असर हुआ, तो क्या होगा अगर वह उससे ज्यादा मेहनत करे? क्या तुमने कभी फोस्पिल रिफाइनर बनने के बारे में सोचा है? लियोनेल ने अचानक पूछा। फोस्पिल रिफाइनर? आईना दंग रह गई। उन्हें कई नामों से पुकारा जाता था, बल्कि गोली बनाने वाले, कीमियागर, औषधि बनाने वाले, अमृत बनाने वाले। सच तो यह है कि उनके उत्पाद हमेशा गोलियों के रूप में नहीं आते थे। कभी ये अमृत और औषधियां होती थीं, कभी मलहम और क्रीम, और कभी ये काढ़े या खाने के रूप में भी आते थे। हालांकि वे कई अलग अलग रूपों में आए, उनके मूल सिद्धांत इतने समान थे कि उन्हें एक ही समूह में रखा जा सकता था। लेकिन दुनिया भर की भाषाओं की तरह समान लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उनके संचार के तरीके भी अक्सर अलग अलग होते थे। यही वजह थी कि लियोनेल को पूरा यकीन था कि अगर आईना ऐसा कर सकती है, तो गोलियां, अमृत या मलहम बनाने की उसकी क्षमता को साकार करना कोई बड़ी उपलब्धि नहीं होगी। अगर वह सिर्फ खाने पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहती, तो भी यह कोई बड़ी बात नहीं होती, हालांकि उसकी प्रतिभा की बर्बादी ही होती। आईना मुस्कुराई, तुम्हें ऐसी चीजों के बारे में पता है? लियोनेल लगभग शर्मा गया, अगर उसकी त्वचा इतनी मोटी न होती। आईना गलत नहीं थी। आमतौर पर वह उसे ऐसी चीजें सिखाती थी। डायमेंशनल वर्स के मामलों में वह लगभग उतना ही अनभिज्ञ था जितना कि वह था। ये कहा जा सकता है कि लियोनेल को इस पेशे के बारे में सिर्फ इसलिए पता था क्योंकि उसके पिता ने उसे शुरुआती क्राफ्टिंग की शिक्षाएं दी थीं। लेकिन तुम सही कह रहे हो, लियोनेल को चिढ़ाते हुए आईना ने आगे कहा। मुझे लगता है कि अपनी प्रतिभा पर निर्भर रहने के बजाय व्यवस्थित तरीके से सीखने से मुझे तेजी से सुधार करने में मदद मिलेगी। आईना के मन में बस यही बात मायने रखती थी कि क्या वह और मजबूत बन सकती है। फोस्पिल क्राफ्टर बनना निश्चित रूप से ऐसा ही एक तरीका था। इससे उसकी आत्म प्रशिक्षण को एक बिल्कुल नए स्तर पर पहुंचने में मदद मिलेगी। जैसे ही लियोनेल जवाब देने वाला था, उसकी अंगूठी कंपन करने लगी। वैलिएंट हॉट माउंटन।
इतनी जल्दी लियोनेल और आयना की नजरें मिली, दोनों एक दूसरे के आश्चर्य को साफ देख पा रहे थे। हालांकि एक पल बाद उन्हें इसे स्वीकार करना आसान लगा। जब लियोनेल ने उस समय ब्रेव सिटी परीक्षण के पर्यवेक्षक सेल से बात की तो उन्हें पता चला कि लागत बचाने के लिए वेलिएंट हॉट माउंटेन अपने सभी उम्मीदवारों को एक साथ टेलीपोर्ट कर देगा। हालांकि उस समय लियोनेल ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा था, लेकिन ये साफ था कि अगर वेलिएंट हॉट माउंटेन इस हद तक कंजूसी कर रहा था तो उसकी स्थिति अच्छी नहीं थी। लेकिन लियोनेल को इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। उसे पहले से ही संगठनों पर बहुत अविश्वास था। वह सिर्फ आयना की वजह से जा रहा था। कम से कम इस तरह वह ये सुनिश्चित कर सकता था कि उसे किसी भी अन्याय का सामना न करना पड़े। बेशक लियोनेल को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि सेल ने वेलिएंट हॉट माउंटेन के उच्च अधिकारियों को उसकी शिकायत कर दी है, जिससे ऊपरी प्रबंधन में दरार पैदा हो गई है। हालांकि इस मामले की जानकारी लियोनेल को लंबे समय तक नहीं पता थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वेलिएंट हॉट माउंटेन के लोगों ने भी इसे एक अवसर के रूप में देखा। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस कथित मोरालेस कबीले के उत्तराधिकारी पर वे अपना भविष्य दांव पर लगा रहे थे, वह उसकी हैसियत से पूरी तरह अनजान था। मुझे लगता है हमें तैयारी करनी चाहिए, लियोनेल ने अंततः कहा। आयना ने सिर हिलाया। मैं कपड़े बदलने जा रही हूँ। आयना उठ खड़ी हुई और सारे खाली बर्तन देखकर झिझकी। वह उन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ सकती थी। लियोनेल मुस्कुराया। मुझे तुम्हें कपड़े बदलते हुए देखने दो, मैं बर्तन धो लूंगा। आयना बुरी तरह शर्मा गई और लियोनेल को घूरने लगी। गुमराह आदमी। लियोनेल हंसने लगा जब ऐना भाग गई और बचे हुए बर्तन उठाने लगी। क्या यहाँ डिशवॉशर है? लियोनेल ने सर्वोत्तम की आशा करते हुए शब्दकोश से पूछा। खुशकिस्मती से उसे निराशा नहीं हुई। बर्तनों को थोड़ा धोने और मशीन को पूरा भरने के बाद लियोनेल ने अपना ध्यान अपने कपड़े बदलने पर लगाया। अपने कपड़ों के बचे खुचे टुकड़े उतारकर उसने सेल द्वारा दी गई सफेद हैमर पैंट पहन ली और कपड़े की बेल्ट को अपनी कमर के चारों ओर कसकर लपेट लिया। लियोनेल मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसे लगा जैसे वह अलादीन है तो उसका जिन कहाँ है। अपने बचकाने विचारों से छुटकारा पाने के लिए सिर हिलाते हुए लियोनेल ने कपड़े की बेल्ट को इस तरह समायोजित किया कि उसका सिरा उसके पैरों के बीच लटक गया, जिससे छिपे हुए प्राचीन पैटर्न प्रकट हो गए। अंततः उसने गले में पहनने वाली मिस्री पोशाक निकाली। भारी, लियोनेल ने सोचा। उसके हाथ में काले स्टील का लगभग ठोस टुकड़ा था। गर्दन का टुकड़ा ही कम से कम 50 पाउंड का था और उसमें काफी वजन था। आयना अंदर गई तो देखा कि लियोनेल रसोई में कपड़े बदल रहा है। ऐसे दृश्य को देखकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। क्या उसका अपना बेडरूम नहीं था? वो क्या कर रहा था? फिर अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो लियोनेल का कमरा वह स्थान बन गया था जहां वे दोनों सोते थे। इसलिए शायद अब इसे वास्तव में उसका कमरा नहीं माना जा सकता था। आयना थोड़ा शर्मा गई, लेकिन लियोनेल की बेतुकी जगह के चुनाव पर उसे चिढ़ाने के लिए उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया। बदकिस्मती से इससे पहले कि वह ऐसा कर पाती, लियोनेल अपनी पूरी ऊंचाई पर खड़ा हो गया और उसका पिछला दृश्य उसकी आंखों में समा गया। उसकी सांवली त्वचा से मानो तांबे जैसी हल्की चमक निकल रही थी। उसकी पीठ की गहराई और उसकी हर हरकत के साथ जिस तरह से वह थोड़ी सी मुड़ती थी, उससे आयना को उन पलों की याद आ गई जब उसके हाथ उन गहरी खाइयों में दौड़ रहे थे। यह ऐसी पीठ थी जिस पर वह भरोसा कर सकती थी, जिस पर उसने तब लेटी थी जब लियोनेल उसके सबसे बुरे डर को कुचल रहा था। आयना शर्मिंदगी के अलावा किसी और कारण से शर्मा गई। उसने अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया और ऐसा दिखावा किया जैसे उसने कुछ देखा ही न हो। वेलिएंट हॉट माउंटेन में ऐसा उत्तेजक ड्रेस कोड क्यों था? आयना को यह नहीं पता था कि जैसे ही उसने दूसरी ओर देखा, लियोनेल ने उसकी उपस्थिति को महसूस कर लिया और उसने भी वही विचार सोचा जो उसने सोचा था। पुरुषों और महिलाओं की वर्दी में बस एक ही अंतर था, छाती पर लिपटी एक दूसरी पट्टी। लेकिन ये पट्टी पैंट से मेल खाने के लिए सफेद थी, न कि कपड़े की बेल्ट जैसी काली। हालांकि इससे लियोनेल की सांस फूल गई। स्नानागार वाले उस दिन से ही उसे समझ आ गया था कि आयना भी वो ढीली ढाली सैन्य पोशाक क्यों पहनती है। लेकिन उसे ऐसा कुछ पहने देखकर उसकी धड़कनें रुक सी गईं। जिस तरह से उसकी पैंट उसके कूल्हों से चिपकी हुई थी, हर सांस के बाद उसके पेट की सूक्ष्म लेकिन स्ट्रैंड परिभाषा, जिस तरह से उसकी छाती का कपड़ा उन दो स्वादिष्ट चीजों को प्रदर्शित करने के लिए सुरुचिपूर्ण ढंग से मुड़ा हुआ था, जिसे लियोनेल अभी भी अपनी हथेलियों पर महसूस कर सकता था। लियोनेल ने इससे भी कम कपड़ों में कई औरतें देखी थीं, लेकिन सिर्फ आयना ही उसके दिल को झकझोर सकती थी। हाँ, ऐना उछल पड़ी, लेकिन लियोनेल के हाथ उसके कूल्हों पर थे। इससे पहले वह भाग नहीं सकी।
उसके चेहरे की लाली अभी भी गायब नहीं हुई थी, जिससे वह और भी अधिक आकर्षक लग रही थी। रुको, टेलीपोर्टेशन है। लियोनेल के होंठ उसके होंठों से चिपक गए। आयना की आंखें चौड़ी हो गईं, लेकिन एक पल बाद वह लियोनेल की हरकतों का शिकार हो गई। उसके हाथ उसी पीठ तक पहुंच गए जिसे छूने का वह सपना देख रही थी। उसकी आंखें बंद हो गईं और वह किसी दूसरी दुनिया में खो गई। लियोनेल मुस्कुराता हुआ पीछे हट गया। आयना की आंखें धीरे धीरे खुली और उसे लगा जैसे कोई शैतान उस पर मुस्कुरा रहा है। आयना ने उसकी नजरों से बचने की कोशिश में अपनी नजरें दूसरी ओर घुमा लीं। लेकिन उसने अपने आसपास जो देखा उससे उसे फिर से उसकी बाहों में डूबने का मन हुआ, बजाय इसके कि वह कोई रास्ता ढूंढे। जो खंडित घन का रसोई घर होना चाहिए था, वह अचानक एक पहाड़ के मध्य बिंदु में बदल गया था जो कि आयना ने कभी भी नहीं देखा था। पहाड़ी दर्रे पर दो स्तंभ थे, जिनमें से प्रत्येक 100 मीटर से भी ऊंचा था और उन पर युद्ध और दहाड़ते जानवरों के चित्र अंकित थे। इतनी दूर होने के बावजूद उनकी उपस्थिति ही बहादुर शहर के द्वारों को बच्चों का खेल जैसा बना देती थी। हालांकि आयना जिस चीज से छिपना चाहती थी वह न तो पहाड़ था, न ही खंभे और न ही दूरी पर तैरते द्वीप, बल्कि वह तथ्य था कि अचानक उनके चारों ओर हजारों युवा थे, प्रत्येक इसी पहाड़ी दर्रे पर। लियोनेल आयना की घबराई हुई प्रतिक्रिया पर हंस पड़ा। क्या उसे हर समय उसे चिढ़ाने का यही फल मिलता है? आखिरकार उसे थोड़ा बदला मिल ही गया। आह, इसका स्वाद तो मीठा था। अब जब उसने सोचा तो उसे भी काफी मीठा लगा होगा। उसका मन कर रहा था कि एक बार फिर से इसका स्वाद ले लूं। हालांकि उनका अच्छा मूड ज्यादा देर तक नहीं रहा। अगर मेरा भी ऐसा चेहरा होता तो मैं भी छिपने के लिए जगह ढूंढ रहा होता। लियोनेल के चेहरे पर उदासी छा गई। आयना का चेहरा, जो अभी अभी शर्मिंदगी से भरा था, लगभग तुरंत ही झील की तरह शांत हो गया। अगर वह इतनी जीवंत न होती तो कोई सोचता कि वह एक मूर्ति, एक कठपुतली से ज्यादा कुछ नहीं है, जिस पर बाहरी दुनिया का कोई असर नहीं है। मैदान में ठंडी हवा बह रही थी। सच तो यह है कि ज्यादातर लोग इस स्थिति पर ध्यान नहीं दे रहे थे। हालांकि आयना और लियोनेल अचानक अचानक प्रकट हुए थे, और यहां आने वाले बाकी सभी लोग भी। दरअसल इस समय भी वहां और भी युवा उमड़ रहे थे, जो पहाड़ी दर्रे के दोनों ओर लगे विशाल खंभों की ओर आंखें फाड़े देख रहे थे। लोगों की इतनी अधिक संख्या के कारण इसमें कोई संदेह नहीं कि एक साथ कई वार्तालाप हो रहे थे, विशेषकर इसलिए क्योंकि समान दुनिया के लोगों को लियोनेल और आयना की तरह ही एक ही स्थान पर टेलीपोर्ट किया गया था। कहने का तात्पर्य ये था कि यह वाक्य उनके आसपास के उत्साहित युवाओं की भीड़भाड़ में मुश्किल से कुछ मीटर ही आगे बढ़ पाया था। दरअसल बहुत संभव था कि जिस व्यक्ति ने ये शब्द कहे थे उसका यह मतलब ही नहीं था कि लियोनेल और आयना उन्हें सुने। वे बस अपने दोस्तों के समूह में से मजाक उड़ा रहे थे और उनका मजाक उड़ा रहे थे। फिर भी उस क्षण लियोनेल की नजर उस आवाज की ओर गई, और शोर के सागर के बीच वह उसे आसानी से पहचान सका। जिस युवती ने बात की थी उसने आयना जैसी ही पोशाक पहनी हुई थी, और वैलियंट हॉट माउंटेन में स्वीकार की गई सभी महिलाओं ने भी वैसी ही पोशाक पहनी हुई थी। हालांकि इस जगह पर पुरुषों और महिलाओं का अनुपात बहुत कम लग रहा था। हर एक महिला पर कम से कम 5 या 6 पुरुष थे। हालांकि आयना के उलट ये युवती अपनी कामुकता में डूबी हुई लग रही थी। उसकी कपड़े की बेल्ट बेहद ढीली थी, जिससे उसकी पैंट उसके कूल्हों से बमुश्किल लटक रही थी। वहीं जहां आयना का कपड़ा इतना बड़ा था कि उसके पेट के एक हिस्से को भी ढक सकता था, वहीं इस महिला ने अपनी बेल्ट को जितना हो सके उतना पतला मोड़ा था, जिससे नीचे से 2 गोल उभार बमुश्किल दिखाई दे रहे थे। ये निश्चित रूप से अंडरबूक का यही स्वर्गीय स्वाद था जिसने दूसरी दुनिया के मर्दों को भी भेड़ियों की मांद की तरह उसके इर्द गिर्द झुंड बनाकर रहने पर मजबूर कर दिया था। यहाँ तक कि वे मर्द भी जिन्हें अपनी ताकत पर उतना भरोसा नहीं था, उसे दूर से देखते रहे और कुछ और बार देखने की कोशिश करते रहे, क्योंकि वे शर्त लगा रहे थे कि वह बिना अपना छोटा सा निप्पल दिखाए कितने राउंड तक लड़ सकती है। लियोनेल की निगाहों से युवती ने गलती से अपनी जीभ काट ली। उसकी पुतलियां थोड़ी कांपने लगीं। जैसी कि उम्मीद थी, उसने सचमुच नहीं सोचा था कि लियोनेल उसकी बात सुन लेगा। लेकिन उसकी प्रतिक्रिया देखकर उसे ऐसा लगा जैसे उसका सिर बर्फ के किसी बड़े बर्तन में डुबो दिया गया हो। हालांकि जब उसने देखा कि लियोनेल एक पुरुष है तो मानो उसने खुद को झकझोर कर जगाया। अगर आयना ही उस पर इस तरह का दबाव डाल रही होती तो शायद वह डर जाती, लेकिन कौन सा पुरुष उसे नुकसान पहुंचाने की सोचेगा। शायद उसकी दुनिया बदसूरत औरतों से भरी है या कुछ और। इतना खूबसूरत होने के बावजूद ऐसी आवारा औरत को चुनना, क्या वो अंधा है?
युवती ने अपनी छाती को और अधिक उभार दिया, मानो लियोनेल को उसके उबलते क्रोध को शांत करने के लिए उकसाना चाहती हो। शुरू में उस युवती ने बस यूं ही टिप्पणी कर दी थी, आयना से व्यक्तिगत रूप से भिड़ने की उसकी कोई योजना नहीं थी। आखिरकार वह मूर्ख तो नहीं थी, उसे इन लोगों की पृष्ठभूमि का अंदाजा भी नहीं था, न ही वह उनके गुस्सैल स्वभाव के बारे में कुछ समझती थी। इसके अलावा वह अपने आप में एक प्रतिभाशाली थी, वह इतनी बोरियत महसूस नहीं करती कि बिना वजह किसी को धमकाने के लिए अपनी सीमा से बाहर जाए। लेकिन अब जब उसका मजाक अनजाने में सुना जा चुका था, तो उसका भी पीछे हटने का कोई इरादा नहीं था। ये बहादुरी भरा हृदय पर्वत था, एक ऐसी जगह जहां ताकतवर फलते फूलते थे और कमजोर खा जाते थे। अगर उसने अब कमजोरी दिखाई तो उसका भविष्य लगभग खत्म हो जाएगा। हालांकि उसके भरपूर स्तनों और असाधारण वक्रता का चमकीला प्रभाव आमतौर पर लियोनेल के सामने पूरी तरह से फीका पड़ जाता था। लियोनेल के एक कदम आगे बढ़ने पर मानो जमीन हिल गई। एक पल में जिस स्थिति पर शायद ही किसी का ध्यान गया था, वह अचानक ध्यान का केंद्र बन गई। युवती के चेहरे के भाव बदल गए, उसे उम्मीद नहीं थी कि लियोनेल अचानक इस तरह की प्रतिक्रिया देगा। हालांकि इससे पहले कि वह सोच पाती कि क्या प्रतिक्रिया देनी है, कई लोग लियोनेल का रास्ता रोकने के लिए आगे आए। तभी आयना ने लियोनेल का हाथ पकड़ लिया। लियोनेल ने भौहें सिकुड़ी और पीछे मुड़कर देखा। तुम जहां भी जाते हो मुसीबत खड़ी कर देते हो, आयना ने हल्के से कहा। छोड़ दो, कोई बड़ी बात नहीं है। लियोनेल की भौहें सिकुड़ गईं। आयना के होंठ सिकुड़ गए। क्या तुम्हें अचानक थोड़ी ताकत मिल गई है और अब औरतों को मारना ठीक है? क्या मुझे अपने लिए डरना चाहिए? शायद मुझे हमारे बारे में भूल ही जाना चाहिए। अपनी बात समाप्त करते करते ऐसा लग रहा था जैसे आयना रोने वाली है। लियोनेल को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। हाँ, उसने अपनी जवानी में यही सीखा था कि किसी औरत पर हाथ मत उठाना, लेकिन वो तब की बात है जब उनकी ताकत की तुलना मर्दों से नहीं की जा सकती थी। इस नई दुनिया में इस छोटी सी आयना की शारीरिक ताकत भी उससे ज्यादा थी। लियोनेल बहुत तार्किक व्यक्ति था, इसलिए जैसे ही महिलाओं के प्रति उसकी सुरक्षात्मक भावना का आधार खत्म हुआ, उसे उन्हें मारने और यहां तक कि मार डालने में भी कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। दरअसल वह जोन से लेकर पिसीस तक कई महिलाओं के साथ ऐसा कर चुका था। न्याय कहाँ था? अपनी ही औरत का बचाव करने की कोशिश करने पर उसे कैसे परेशान किया जा रहा था। लियोनेल ने अपना सिर हिलाया। तुम जीत गए, तुम जीत गए, रो मत। लियोनेल का मर्डर मशीन से सिम्पसन बॉयफ्रेंड में बदलना इतना अचानक हुआ कि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या प्रतिक्रिया दे। हालांकि इस बात का एहसास उस युवती से ज्यादा किसी को नहीं हुआ, जिसके कंधों से अचानक एक बड़ा बोझ उतर गया था। अगर उसे एक और दुर्लभ महिला और दोस्त का सहारा न मिलता तो वह टूट जाती। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी निगाहें लियोनेल की पीठ की ओर देखते हुए आक्रोश से भरी हुई थीं। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली, उसकी आंखें मानो आग उगल रही थीं। ऐसा दृश्य देखकर जो लोग उसकी रक्षा के लिए इकट्ठे हुए थे, वे लियोनेल के उकसावे के बाद पीछे हटने को तैयार नहीं थे। लियोनेल ने हाथ जोड़कर आयना को खुश किया, उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। उसने अपने पीछे खड़े लोगों की तरफ एक नज़र भी नहीं डाली, या शायद शुरू से ही उसका पूरा ध्यान आयना पर ही था। आयना धूर्तता से मुस्कुराई, मानो लियोनेल के इस प्रदर्शन का आनंद ले रही हो। क्या उसे इस तरह छेड़ने की यही सजा नहीं मिली? इतने लोगों के सामने उसे चूमना कितना घटिया आदमी है। ठीक है, मैं तुम्हें एक बार माफ कर दूंगा। लियोनेल मुस्कुराया जब आयना ने अपनी हथेली घुमाकर अपना नीली नसों वाला मास्क दिखाया। उसने उसे पहन लिया। अब उसे ज्यादा सुकून महसूस हो रहा था क्योंकि उसके चेहरे की खुजली कम हो रही थी। उसने पहले ही मुखौटा उतार दिया था क्योंकि उसे डर था कि कहीं रसोई में उसे नुकसान न पहुंच जाए। लेकिन सच तो ये था कि लियोनेल के शिल्प इतने नाजुक नहीं थे। आखिरकार उसने इसे जबरदस्त रक्षात्मक क्षमता के लिए डिजाइन किया था। लेकिन उपहार के प्रति उसने जो सावधानी बरती, उससे पता चलता है कि वह उसकी कितनी कद्र करती थी। बेशक जो लोग ध्यान से सुन रहे थे, उन्हें अंदाजा नहीं था कि आयना सिर्फ अपने श्राप की बेचैनी कम करने के लिए मुखौटा लगा रही थी। उनके लिए वह युवती के पिछले शब्दों से शर्मिंदा थी और अब उसने अपना चेहरा छिपाने का फैसला किया था। इस दृश्य ने उन पुरुषों को उपहास का पात्र बना दिया जो उस युवती के सामने खुद को साबित करने की कोशिश कर रहे थे। एक ऐसी खूबसूरत महिला पर गुस्सा होना जो इतनी खूबसूरत दिखती हो। क्या किसी ने इस लड़के के सिर पर बचपन में लात मारी थी? जाहिर है वे इस बात से नाखुश थे कि लियोनेल उन्हें कैसे नजरअंदाज कर रहा था और यहां तक कि उनसे मुंह मोड़ रहा था।
लेकिन उन्हें अब भी लग रहा था कि अब उन पर भड़कना उचित नहीं है। फिर भी उन्होंने लियोनेल को अपने मन में अंकित कर लिया। जैसे ही उन्हें उसकी पृष्ठभूमि का पता चलता, अगर उसके पास इतना अहंकार दिखाने लायक पूंजी नहीं होती तो वे उसे औरतों को प्रभावित करने की कोशिश के अंजाम बता देते। जाहिर है उन्होंने अपने विचारों की विडंबना को महसूस नहीं किया था। मिस बाल्थोर्न, क्या आप ठीक हैं? जिस युवती ने बाल्थोर्न को लियोनेल की नजरों से बचाकर उसे खड़ा होने में मदद की थी, वह बोल पड़ी। उसी संगठन में भर्ती होने के बावजूद उस युवती ने बाल्थोर्न के प्रति अनादर दिखाने की हिम्मत नहीं की। दरअसल जब उसने एल्सा के बारे में ये टिप्पणी की थी तो वह युवती भी बाकी लोगों के साथ विनम्रता से हंस पड़ी थी। पुरुषों ने अपने हथियार डाल दिए और बाल्थोर्न को भी घेर लिया तथा बाहर की ओर पुरुषत्व का प्रदर्शन करने की कोशिश करने लगे। वे सभी जानते थे कि बाल्थोर्न की पृष्ठभूमि छोटी नहीं थी। दरअसल उनका परिवार उनके परिवार का एक प्रमुख केंद्र था। जो लोग आए थे उनमें से उनकी देखभाल सबसे अच्छी तरह से की गई थी। वह बाल्थोर्न वेलिनोर थी, वेलिनोर परिवार की युवा मालकिन। वेलिनोर परिवार क्रस के 3 सबसे शक्तिशाली परिवारों में से एक था, जो 5वें आयाम में प्रवेश करने की कगार पर था और जिसमें छठे आयाम की दुनिया बनने की क्षमता थी। यदि लियोनेल ने ये सुना होता तो वह नाम को हल्के से पहचान लेता। वास्तव में व्हाइट सिटी से उसने जिन कैदियों को पकड़ा था उनमें एक व्यक्ति ऐसा भी था जो क्रेस की सहायक कंपनी प्लेनेट क्रेसेक्स 10 से होने का दावा करता था। उस समय एना ने लियोनेल को बताया था कि क्रेस उनके चतुर्भुजों की सबसे शक्तिशाली दुनियाओं में से एक है। जहां तक चतुर्थांश के आकार का सवाल है, लियोनेल को कोई अंदाजा नहीं था। उसने बस यही अनुमान लगाया था कि यह कम से कम कुछ सौरमंडलों के बराबर का स्थान होगा, लेकिन यह इससे कहीं ज्यादा विशाल था। हर आकाशगंगा में ज्यादा से ज्यादा कुछ 100 चतुर्थांश होते। हालांकि यह एक बड़ी संख्या लगती है, लेकिन अगर किसी आकाशगंगा के विशाल आकार को ध्यान में रखा जाए और अगर एक चतुर्थांश उसके आकार का 1% भी हो तो ये कल्पना से परे भव्य होगा। कम से कम अगर लियोनेल के 21वीं सदी के पूर्वज इतनी दूरी पार करने की कोशिश करते तो उनका पूरा जीवन भी कम पड़ता। दरअसल 100 पीढ़ियां भी कम पड़ जाती। क्रेस के लिए एक चतुर्थांश की प्रमुख ताकतों में से एक होने के नाते इसकी ताकत पर कोई संदेह नहीं था। जैसा कि कहा गया है, बाल्थोर्न को वैलिएंट हॉट माउंटेन में भेजा जाना, जो एक ऐसा संगठन था जो ऐसे संघर्षों का सामना कर रहा था, ये स्पष्ट था कि वह अपने परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं थी। फिर भी इन युवकों की पृष्ठभूमि की तुलना में वह बहुत आगे थी। अगर वे उसकी कृपा पा सकें और उसके पति बन सकें तो उन्हें लगेगा कि उन्होंने एक संपूर्ण जीवन जी लिया है। मैं ठीक हूँ, बाल्थोर्न ने कुछ कमजोरी से कहा। उसका दिल अभी भी अनियमित रूप से धड़क रहा था। उस काय के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बाल्थोर्न। मैंने अभी जांच की है, लेकिन वह कमजोर अभी भी तीसरे आयाम में है। उससे कोई खतरा नहीं है। मैं उसे मुर्गे को मारने जितनी आसानी से मार सकता हूँ। ये शब्द सुनकर बाल्थोर्न की आंखें चमक उठीं। तीसरा आयाम, बेवकूफ। इसका मतलब तो यही है कि वो तुमसे भी ज्यादा प्रतिभाशाली है। क्या तुम्हें लगता है कि वैलिएंट हॉट माउंटेन इतना नीचे गिर गया है कि लोग यूं ही अंदर आ सकते हैं? अगर ऐसा होता तो मैं यहां आने की जहमत क्यों उठाता? बाल्थोर्न ने अपने होंठ काट लिए। अचानक अपने आसपास भिनभिनाती मक्खियों से परेशान हो गई। लियोनेल का ध्यान पूरी तरह से आईना पर केंद्रित देखकर उसने अपने होंठ और जोर से काट लिए। दोनों महिलाओं को मिल रहे प्यार के बीच का अंतर इतना ज्यादा था कि उसका दम घुट रहा था। बाल्थोर्न के बगल में बैठी युवती हेनोरिन बाल्थोर्न और आयना के बीच देखती रही, लेकिन अंत में चुप रही। दूर एक युवक भी चुपचाप ये सब देख रहा था। अपने आसपास के ऊर्जावान युवाओं की तुलना में ऐसा लग रहा था जैसे उसने पहले ही अपने ताबूत में पैर रख दिया हो। वह इतना दुबला पतला था कि उसकी रीढ़ और पसलियां उसकी त्वचा से धंस रही थीं। उसका रंग इतना पीला था कि मानो वह मौत के मुंह में जा रहा हो, और उसकी पीठ कुछ झुकी हुई थी, मानो उसका सिर उठाने लायक भारी ना हो। वह एक क्षण के लिए लियोनेल की ओर देखता रहा, फिर वापस बाल्थोर्न की ओर मुड़ गया। वह उसे ऊपर से नीचे तक घूरता रहा और उसकी जीभ उसके होठों पर फिरती रही। उसकी आंखें अश्लील समय के लिए उसकी छाती पर केंद्रित रहीं। लेकिन शायद इससे भी अधिक कष्टदायक बात यह थी कि उसकी जीभ स्वस्थ गुलाबी होने के बजाय फीकी ग्रे रंग की थी। उसी क्षण पहाड़ी दर्रे के ऊंचे स्तंभ हिल गए और उनके भीतर एक द्वार खुल गया, जिसमें कई आकृतियां दिखाई देने लगीं। ऐसा लग रहा था कि वैलिएंट हॉट माउंटेन के बड़े सितारे अंततः प्रकट हो गए हैं। युवाओं की पोशाक की तुलना में वैलिएंट हॉट माउंटेन के बुजुर्गों की पोशाकें ज्यादा अलग नहीं थीं।
दरअसल सिर्फ दो ही अंतर थे जिन्हें पहचाना जा सकता था। पहला था उनके कपड़े के बेल्ट का रंग। उनकी टांगों के बीच जो लटक रहा था वह उन नौजवानों वाला काला नहीं बल्कि चटक लाल था। कम से कम ज्यादातर ने ये लाल रंग ऐसे पहना था मानो सदियों के खून से रंगा हो। हालांकि उनका नेतृत्व करने वाले बूढ़े ने तांबे का एक बेल्ट पहना था, मानो उस पर लगा खून समय के साथ जंग खा गया हो। दूसरा अंतर ये था कि उनके कंधों पर एक शॉल लिपटा हुआ था। यह उनके बेल्ट के रंग से मेल खाता था, जिससे वे नीचे खड़े बच्चों की तुलना में ज्यादा गरिमा में दिख रहे थे। बूढ़े आदमी का खुला धड़ पहले वाले पीले जवान आदमी की तरह ही खोखला हो गया था। हालांकि उसका शरीर उम्र के साथ थका हुआ लग रहा था, उसकी पीठ भाले की तरह सीधी थी, हालांकि वह साथ साथ चलने के लिए छड़ी का भी इस्तेमाल कर रहा था। जैसे ही 5 लोगों का ये समूह आगे बढ़ा, माहौल में सन्नाटा छा गया। शक्तिशाली लोगों के सामने खड़े होकर अस्तित्व के विभिन्न आयामों का अंतर महसूस किया जा सकता था। हालांकि इन 5 बुजुर्गों ने अभी तक एक शब्द भी नहीं बोला था, फिर भी ऐसा लग रहा था मानो उन सब पर कोई पहाड़ सा भारी पड़ गया हो, मानो जब तक वे सब सम्मान में घुटने टेक न दें तब तक उन्हें संतुष्टि नहीं मिलेगी। हालांकि आयाम शक्ति स्तर जैसे लगते थे, लेकिन ऐसा नहीं था। दरअसल सिर्फ लियोनेल और आयना जैसी प्रतिभाएं ही ऐसा महसूस कर सकती थीं। मानो आयामों को पार करना और उच्चतर अवस्था तक पहुंचना किसी भी अन्य बाधा को पार करने से अलग नहीं था। हालांकि मध्यम अस्तित्व के लिए आयामों के बीच की बाधा स्वर्ग और पृथ्वी के समान थी। इसमें कोई संदेह नहीं था कि इनमें से प्रत्येक बुजुर्ग 5वें आयाम की इकाई के रूप में खड़ा था, एक ऐसी बाधा जिसे यहाँ मौजूद आधे से अधिक लोग कभी पार भी नहीं कर पाएंगे, इतनी गहराई तक जाने की तो बात ही छोड़ दें। यह एक ऐसी ताकत थी जिसे वे आदर्श मानते थे, जिसकी वे आकांक्षा करते थे, जिसका वे अपने हृदय की गहराई से सम्मान करते थे। उद्धरण चिन्ह ... खिलवाड़ करना बंद करो। लियोनेल को अपनी बगल में किसी जोरदार कोहनी का एहसास हुआ और वह हल्की सी खांसी। उसने ऊपर देखा कि आखिर शोर शराबा किस बात का है, लेकिन पाया कि किसी की भी सांस लेने की हिम्मत नहीं थी। जब उसने सबसे आगे खड़े बुजुर्गों को देखा तो उसने अपनी भौहें ऊपर उठा ली। लियोनेल को ऐसा लगा जैसे उसके शरीर में एक ताजगी भरी हवा बह रही हो। दुर्भाग्य से वह इसका ज्यादा आनंद नहीं ले पाया, क्योंकि उसे अब जाकर याद आया कि वह अभी भी घायल है। हालांकि आयना के खाने ने उसकी मदद की थी, फिर भी वह अभी भी अपनी सामान्य अवस्था का लगभग 70% ही था, जो उसके आंतरिक अंगों की पहले की स्थिति को देखते हुए अपने आप में एक चमत्कार था। अब जब लियोनेल ने सोचा, तो आयना का खाना निश्चित रूप से इतने बड़े सुधार के लिए पर्याप्त नहीं था। क्या वह कुछ भूल रहा था? ओह! लियोनेल को अचानक वह अजीब अवस्था याद आ गई जिसमें वह अपने दिव्य कवच को पूरा करते समय आ गया था। उस समय उसने स्पष्ट रूप से एक ऊर्जा को अपने शरीर के साथ एकीकृत होते और उसे बेहतर बनाते हुए महसूस किया था। अगर उस समय वह कोई धातु सार न निगल रहा होता, तो शायद उसका धातु शरीर अब तक तीसरे या चौथे स्तर तक पहुंच चुका होता। अब जाकर लियोनेल को समझ में आया कि यह अनुभूति कठपुतली मास्टर से प्राप्त ऊर्जा से आई होगी। लियोनेल इतना शक्तिशाली हो गया था कि वह लगभग भूल ही गया था कि इनवेलिड्स को हराने से उसकी ताकत बढ़ सकती है। लेकिन यह असल में उसकी गलती नहीं थी। वह इतना शक्तिशाली था, लेकिन पृथ्वी पर केवल तृतीय आयामी इनवेलिड्स ही थे जिनसे निपटना था। ये अस्तित्व उसके लिए मुश्किल से ही कुछ कर पाते थे। फिर भी वह तीसरे आयाम के विकलांग से 5वें आयाम में प्रवेश करने के कगार पर एक भिन्न विकलांग में बदल गया था। अंतर स्पष्ट था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि कठपुतली मास्टर की अवशिष्ट ऊर्जा ने उसे इतना बड़ा लाभ पहुंचाया। दरअसल अब जब उसने ध्यान दिया तो लियोनेल समझ गया कि उसने केवल 20 या 30% ऊर्जा ही अवशोषित की है। दुर्भाग्य से उसका शरीर इतना क्षतिग्रस्त हो चुका था कि वह और अधिक अवशोषित नहीं कर सकता था या और सुधार नहीं कर सकता था। ऐसा लग रहा था कि उसे उपचार पर ध्यान केंद्रित करना होगा। अब तक उसकी हीलिंग ब्रांच क्षमता उसे तुरंत ठीक होकर एकदम सही स्थिति में पहुंचा सकती थी, लेकिन इस स्थिति में इसका इस्तेमाल करना बेकार लग रहा था, क्योंकि इसे रिचार्ज होने में बहुत समय लगता था। छोड़ो, मैं अभी धैर्य रखूंगा। बुजुर्ग लोग चुपचाप भीड़ को देख रहे थे, जिससे युवाओं को उनकी उपस्थिति का एहसास हो रहा था। ये सिर्फ अपनी ताकत दिखाने के लिए नहीं था, बल्कि उन्हें एक लक्ष्य देने के लिए भी था, जिसकी उन्हें आकांक्षा थी और साथ ही उनकी सत्ता को निर्विवाद भी बनाना था। हर संगठन नीचे से ऊपर की ओर बनाया जाता है, और उनका नया खून जितना आज्ञाकारी और साथ ही महत्वाकांक्षी होगा, उतना ही बेहतर होगा। लेकिन गंभीर युवाओं की इस भीड़ में एक व्यक्ति, जिसकी नजरें इधर उधर भटक रही थीं, खुद को अलग दिखाने से खुद को नहीं रोक पाया।
और तो और इस व्यक्ति के आसपास एक छोटी सी जगह थी और यह भी कि वह औसत से ज्यादातर लोगों से कहीं ज्यादा लंबा था। कई नजरें लियोनेल पर पड़ी। ये बदलाव उसे चौंका देने के लिए काफी होना चाहिए था, लेकिन लियोनेल अपनी ही दुनिया में खोया रहा, मानो उसका दिवास्वप्न यहाँ हो रही किसी भी चीज से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो। बेशक वह जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहा था। बाकी लोगों को जो दबाव लग रहा था वह लियोनेल के लिए बसंत की हवा जैसा था। अगर आयना उसकी कमर पर चिकोटी काटकर उसे चौंका न देती तो शायद उसे कुछ पता ही न चलता। बड़ों की निगाहें देखकर लियोनेल हल्के से मुस्कुराया और सम्मानपूर्वक अपने हाथों को बगल में रखते हुए ध्यान से खड़ा हो गया। सच में उसकी हरकतों में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे बड़ों ने भांप लिया हो। फिर भी उनके होंठ फड़कने से खुद को नहीं रोक पाए। आगे खड़े बूढ़े आदमी ने बोलना शुरू करने से पहले एक बार फिर लियोनेल पर अपनी नजर घुमाई। क्या आप सभी मेरी पीठ पर लगे इन खंभों को देख रहे हैं? जब वे सब ऊपर की ओर देख रहे थे तो पहाड़ी दर्रे में गर्दन हिलाने की आवाज गूंज रही थी। ये स्तंभ बहादुर हृदय पर्वत की नींव है। आप सभी अभी शायद यह न समझ पाए, लेकिन ये हमारा घर है, हमारी जीवन रेखा है, हमारा हृदय है। आप सभी सोच रहे होंगे कि चूंकि आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, इसलिए आपको हमारे बहादुर हृदय पर्वत का सदस्य माना जा सकता है। हालांकि मेरे लिए, जब तक आप इन द्वारों से स्वयं चलकर नहीं निकल सकते, आप कभी भी बहादुर हृदय पर्वत के सदस्य नहीं बन पाएंगे। अगर आप मेरी आंखों के सामने मर भी गए तो भी मैं आपकी मदद के लिए कभी उंगली नहीं उठाऊंगा। तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है कि मेरे तरीके बहुत क्रूर माने गए, इसलिए तुम्हारे पास इन दरवाजों से अपने पैरों पर चलकर पार करने के लिए 3 साल हैं। हालांकि अगर मेरी बात नहीं मानी गई तो भी मेरा आप सबको इतनी आसानी से जाने देने का कोई इरादा नहीं है। इस पहाड़ी दर्रे के नीचे अनगिनत जानवर हैं। उनमें से कुछ टैग किए गए हैं जबकि कुछ नहीं। इन टैगों में टेलीपोर्टेशन ताबीज होते हैं जिनकी जरूरत आपको इन दरवाजों को पार किए बिना पहाड़ी चोटी पर पहुंचने के लिए होती है। यहाँ आप 3802 हैं। कुल 1901 टैग किए गए जानवर हैं। इन टैगों में से 10 सुनहरे टैग हैं जो आपको वैलिएंट वॉल्ट की एक यात्रा की अनुमति देंगे। आपके पास 12 घंटे हैं। युवकों के चारों ओर हवा अचानक थमसी गई। माहौल एक पल के लिए ठहर सा गया, फिर अचानक युवा हरकत में आ गए। जो कभी होनहार प्रतिभाओं का एक व्यवस्थित मैदान था, अब एक दलदली गड्ढे जैसा हो गया। लेकिन इस संदर्भ में इन लोगों की ताकत को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि वो पहाड़, जिसे वैलिएंट हॉट इतने लंबे समय से अपना घर कहता था, ढह जाएगा। धरती फटने लगी, हवा में कड़कड़ाहट होने लगी, क्रोध और दर्द की चीखें गूंजने लगी, क्योंकि तथाकथित प्रतिभाशाली लोग अपनी स्थिति के लिए लड़ रहे थे और धक्का मुक्की कर रहे थे। प्रत्येक व्यक्ति पिछले वाले से अधिक तेजी से पहाड़ से नीचे उतरने की कोशिश कर रहा था। आधे मिनट से भी कम समय में मैदान का 90% से ज्यादा हिस्सा पूरी तरह से तितर बितर हो चुका था। जो बचे थे वे भीड़ द्वारा बहुत पहले ही कुचल दिए गए थे, इस हद तक कि उनकी सांसें थम सी गई थीं। इसमें कोई संदेह नहीं था कि इस अराजकता के बीच कुछ लोगों ने प्रतिस्पर्धा से छुटकारा पाने के लिए स्थिति का फायदा उठाया था। हालांकि अपनी बात पर अडिग उस बूढ़े ने एक भी उंगली नहीं उठाए और इन नौजवानों को खून से लथपथ टूटे हुए शरीरों के साथ देखते हुए बिना कुछ कहे, अपनी एक नज़र के अलावा उसने उन्हें और कुछ नहीं बख्शा, जबकि उनमें से कुछ गिड़गिड़ा रहे थे और गिड़गिड़ा रहे थे। फिर भी कुछ ऐसे लोग थे जो अलग नजर आए, ऐसे प्रतिभाशाली लोग जिन्होंने इतनी कठोर उन्मूलन आवश्यकताओं के बावजूद भी अपना धैर्य बनाए रखा। वहां एक गोरा युवक था जो अब भी बालथॉर्न को गौर से देख रहा था। एक हट्टा कट्टा युवक था जिसकी पीठ पर 2 छोटी कृपानें बंधी थीं। उसके कद के हिसाब से वे कृपान जैसे हथियार से ज्यादा घुमावदार खंजर लग रहे थे। एक युवती थी जिसके बाल 2 चोटियों में बंधे थे जो उसकी छाती तक मिल रही थी। और आखिरकार वहां बालथॉर्न खुद थी। सब लोग दरवाजे को गौर से देख रहे थे, अपनी नजरें हटाने को तैयार नहीं। बिल्कुल सिर्फ उस गोरे नौजवान को छोड़कर। इन युवाओं में लियोनेल और आयना भी थे जो शुरू से ही हिले नहीं थे। लेकिन जिज्ञासावश ऐसा करने के बजाय उनका तर्क सामान्य से बिल्कुल अलग था। बल्कि लियोनेल ने आयना को चिढ़ाना शुरू कर दिया था, इससे पहले कि वह अगला कदम उठाने के बारे में सोच भी पाती। लेकिन थोड़ी देर बाद लियोनेल ने अपना सिर उठाकर सारी तबाही पर नजर डाली। भौहें सिकुड़ते हुए उसने हाथ उठाया। ग्रैंड हील। आकाश से एक प्रबल प्रकाश तत्वीय शक्ति उतरी और खून से लथपथ जमीन पर पड़े युवकों के शरीर पर गिर पड़ी। अगर उन्हें सचमुच कुछ मिनट और छोड़ दिया जाता तो शायद उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचता।
इस छोटी सी कार्रवाई के कारण लियोनेल एक बार फिर ध्यान का केंद्र बन गया। बूढ़े आदमी ने भौहें चढ़ाईं, लेकिन वह लियोनेल की हरकतों पर नाराज नहीं हो सकता था। आखिरकार ऐसा करने के खिलाफ कोई नियम तो था ही नहीं। प्रकाश तत्व बल। बुजुर्गों और युवाओं की निगाहें तेज हो गईं। अब ये पृथ्वी नहीं रही जहां हर कोने में प्रतिभाएं मौजूद थीं। ऐसी जगह पर लियोनेल की प्रकाश तत्व शक्ति एक दर्दनाक अंगूठे की तरह उभरी। यहाँ कोई भी ऐसा नहीं था जो यह न समझता हो कि प्रकाश तत्व शक्ति कितनी दुर्लभ है। जिन युवाओं का ध्यान दो खंभों पर था, उन्होंने लियोनेल की ओर देखा। उनके हाव भाव में गंभीरता का भाव था। लेकिन लियोनेल बार बार ग्रैंड हील का प्रयोग करता रहा और इस बात पर अफसोस जताता रहा कि उसकी उपचार क्षमता में अभी भी भारी कमी है। जब अंतिम व्यक्ति का जीवन खतरे में नहीं रहा, तभी वह रुका और अपना ध्यान आईना की ओर लगाया। आप क्या सोचते हैं? लियोनेल यहाँ सिर्फ अनुसरण करने आया था। सच कहूं तो वह यहाँ इसलिए नहीं आया था कि वह आना चाहता था, बल्कि आईना की वजह से आया था। इसलिए वह उसे नेतृत्व करने देगा। सबसे आसान तरीका यह है कि हम अकेले ही फाटक पार कर लें, आईना ने जवाब दिया। लियोनेल ने चारों ओर देखा। साफ था कि यह विचार सिर्फ उनके मन में ही नहीं था। यहाँ तक कि वह महिला बाल्थोर्न भी यही करने की तैयारी में खड़ी थी। जानवरों को ढूंढकर उनसे लड़ने का पूरा विचार ही झंझट भरा लग रहा था। अगर किसी के पास लियोनेल जैसी तेज इंद्रियां न हो तो आप लगभग किस्मत पर ही निर्भर थे। यहाँ आने का आपका लक्ष्य क्या है? आप क्या हासिल करना चाहते हैं? आईना की निगाहें तेज हो गईं। जितना संभव हो सके उतना मजबूत बनना। लियोनेल मुस्कुराया। एना के संकल्प ने उसकी त्वचा पर मौजूद छोटे छोटे बालों को भी चौंका दिया। ऐसी स्थिति में चलो कुछ जानवर पकड़ते हैं। हम। आईना ने पलकें झपकाईं और लियोनेल की ओर असमंजस से देखा। क्या जानवरों को ढूंढना समय की बर्बादी नहीं थी? लियोनेल अचानक अब उनके पीछे जाने की बात क्यों कर रहा था? हालांकि लियोनेल ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया और एना का छोटा सा हाथ पकड़कर अपने पीछे सोने की एक लकीर छोड़ते हुए जंगल में भाग गया। लियोनेल की पीठ पीछे हटते देख बूढ़े ने भौहें चढ़ाईं, लेकिन अंत में उसने सिर हिला दिया। उसने सोचा था कि उसे कोई प्रतिभा मिल गई है, लेकिन इसने भी बाकियों की तरह ही चुनाव किया। इस एक क्रिया ने लियोनेल की प्रकाश तत्व शक्ति ने जो भी आश्चर्य उन्हें दिया था, उसे काफी हद तक फीका कर दिया। उन्हें एक वजह से ही बहादुर हृदय पर्वत कहा जाता था। उनके लिए प्रतिभा गौण थी। सबसे महत्वपूर्ण था व्यक्ति के हृदय में क्या है। अगर लियोनेल लड़ने और अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार नहीं था, तो उसकी प्रतिभा का क्या मूल्य था? युवक उस बूढ़े आदमी के आकलन से सहमत लग रहे थे। उन्होंने सोचा था कि उनका सामना किसी और प्रतिद्वंद्वी से होगा, लेकिन वह काया निकला। ये वाकई बहुत निराशाजनक था। विडंबना यह है कि केवल बाल्थोर्न ही थे जिन्होंने अपनी भौहें उठाकर लियोनेल की पीछे हट्टी पीठ की ओर देखा। वह आदमी, वह क्या सोच रहा था? बाल्थोर्न को पता भी नहीं था कि वह लियोनेल के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो चुकी थी। एक औरत का दिमाग वाकई जटिल होता है। वह उस आदमी के बारे में ऐसा क्यों सोच रही थी जो कुछ ही देर पहले उससे मारने वाला था? यह सामान्य मानवीय समझ से परे था। दुर्भाग्यवश इससे पहले कि वह कुछ और सोच पाती, दो कृपाणधारी एक हट्टा कट्टा आदमी आगे बढ़ा। उसके भारी कदमों से जमीन हिलने लगी। मेरा नाम इनकॉत म्यादान है। मुझे आपके टैग की जरूरत नहीं है। मैं इस पहाड़ पर अपने पैरों पर चढ़ जाऊंगा। उसकी दहाड़ से आसपास के पक्षी आसमान में उड़ने लगे। कौन जाने कब वे अपने घोंसलों में लौटने के लिए आश्वस्त होंगे। इनकॉत के पैर आगे की ओर बढ़ रहे थे। जैसे ही वह पहाड़ पर चढ़ने लगा, उसकी आंखें पूरी तरह से उसके सामने स्थित खंभों पर केंद्रित थीं। यद्यपि वेलिएंट हॉट माउंटेन के बुजुर्ग स्तंभों के बीच खड़े थे, लेकिन युवा स्वयं पहाड़ से नीचे, वास्तव में गेट्स के नीचे से कुछ 100 मीटर की दूरी पर थे। अपनी स्थिति से गेट्स के दबाव को महसूस करना असंभव था। इसलिए शुरुआत में इनकॉत को कुछ भी महसूस नहीं हुआ और वह साहपूर्वक आगे और ऊपर की ओर बढ़ती रही। लेकिन जैसे ही उसने गेट्स की 300 मीटर की लाइन पार की, एक गर्जना ने अचानक उसका दिमाग हिला दिया। यह इतनी तेज और अचानक थी कि उसके कानों से खून बहने लगा। इसके बावजूद इनकॉत अपने पैरों पर खड़ा रहा और अंततः उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। इस दहाड़ का कोई ठोस मालिक नहीं था। दरअसल ऐसा लग रहा था मानो सिर्फ उसी ने इसे सुना हो। ऊपर बैठे बुजुर्ग ऐसे खड़े रहे मानो कुछ हुआ ही ना हो और उसके पीछे खड़े नौजवान, जिन्होंने अभी तक कोई हरकत नहीं की थी, बिना कुछ बोले बस उसे देख रहे थे। जब तक इनकॉत के कानों से खून नहीं टपकने लगा, तब तक बाद वाले समूह को यह एहसास नहीं हुआ कि कुछ गड़बड़ है।
हालांकि ठीक उसी क्षण इनकॉथ ने हंसना शुरू कर दिया, अपनी मुट्ठियों को अपनी मांसल छाती पर तब तक मारता रहा जब तक कि उसकी काली त्वचा लाल नहीं हो गई। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसमें से एक शक्तिशाली शक्ति का उभार फूट पड़ा। पार्श्विक दहाड़ की बौछार ने उसके मन पर प्रहार किया, जिससे उसका हर कदम भारी और हर गतिविधि कठिन होती जा रही थी। फिर भी वो ऊपर की ओर बढ़ता रहा, उसकी मांसपेशियां ऊर्जा और प्रचंडता से लहरा रही थीं। छाती पर जुड़ती हुई दो चोटियों वाली युवती ने जिज्ञासा से आंखें झपकाईं। कुछ देर देखने के बाद वह भी आगे बढ़ गई। फैक्स जनजाति की इरोलाना, वह धीरे से बोली, अपने बालों को अच्छी तरह से नीचे करते हुए वह भी ऊपर चलने लगी। बालथोर्न और पीला युवक काफी देर तक हिले नहीं। अगर तुम मुझे ऐसे ही घूरते रहे तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा, बालथोर्न ने ठंडे स्वर में कहा। पीला पड़ चुका युवक खिलखिलाकर हंसने लगा। तुम्हारे स्तन तो सबके सामने हैं, फिर भी तुम नहीं चाहती कि मैं देखूं। क्या इस दुनिया में न्याय नहीं है? तुम मरना चाहते हो? बालथोर्न उस पीले युवक की ओर मुड़ी, उसकी गर्वित छाती उसकी हरकतों के साथ लहरदार ज्वार की तरह हिल रही थी। जब तक यह आपके हाथों में है, मुझे लगता है कि मैं अपने चेहरे पर प्रसन्नता के भाव के साथ अपने ताबूत में प्रवेश करूंगा। बालथोर्न ने उपहास किया, मुझे दुबले पतले आदमी पसंद नहीं है। पीला पड़ा युवक लगातार हंसता रहा। मुझे अनुमान लगाने दो, तुम्हें लंबे, कांस्य जैसे और सुंदर पुरुष पसंद हैं जिनकी पहले से ही गर्लफ्रेंड है। बालथोर्न की नजरें तेज हो गईं। हालांकि इस प्रतिक्रिया के आगे उन गोरे नौजवानों की हंसी और तेज हो गई। दरअसल ऐसा लग रहा था कि इससे उसकी इतनी ऊर्जा खत्म हो गई है कि वह किसी भी पल गिरकर मर सकता है। यद्यपि उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन प्रतिक्रिया न देने से वह और अधिक दोषी महसूस करने लगी। अरे औरतों, 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 मैं उन्हें कभी नहीं समझ पाऊंगी। वो बदमाश जो तुम्हारे इर्द गिर्द लकड़बग्घों के झुंड की तरह झुंड बनाकर घूम रहे थे, भाग गए, कस्में खा रहे थे कि या तो तुम्हें टैग लाकर देंगे या फिर कोशिश करते हुए मर जाएंगे। फिर भी तुम यहाँ खड़ी एक ऐसे आदमी के बारे में सोच रही हो जो किसी और औरत के लिए तुम्हें मार डालता। मैं तुम्हें क्या कहूँ? बालथोर्न की तीखी निगाहें एक घुमावदार मुस्कान में बदल गईं। आप मुझे क्या कहें? उस सुंदरता के बारे में क्या ख्याल है जिसे आप अपनी जान जोखिम में डालकर देख सकते हैं, लेकिन छू नहीं सकते? ये कहकर बालथोर्न आगे बढ़ी। जाहिर है उनका इरादा उन शूरवीरों का इंतजार करने का नहीं था जो उनकी जगह टैग ले आए। और ऐसा करने की कोशिश में उन्हें कितनी परेशानी उठानी पड़ी, उन्हें इसकी भी परवाह नहीं थी। बालथोर्न वेलिनोर, उसने सरलता और मधुरता से कहा। एक बार झुककर वह पहाड़ी दर्रे पर आगे बढ़ी। मेरे लिए रुको सुंदरी। पीला पड़ा युवक आखिरकार हिल गया। मानो किसी साए की तरह वह बालथोर्न के पास ऐसे प्रकट हुआ मानो हमेशा से वहां रहा हो। मेरा नाम रेडलिस है, पीला युवक बोला, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसके शब्द ऊपर बैठे बुजुर्गों से ज्यादा बालथोर्न के लिए थे। अल्पविराम। आईना भौहें चढ़ाए लियोनेल के पीछे पीछे चली, लेकिन आखिर में उसने उसे रोकने के लिए कुछ नहीं कहा। जहां तक उसकी बात थी, लियोनेल उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और अगर वे एक कदम पीछे भी रह जाते तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वे जवान थे और समय उनके पक्ष में था। कौन बेहतर था और कौन बुरा, ये जल्द ही साफ हो जाएगा। दोनों पेड़ों के बीच से कूदते हुए आगे बढ़े और भ्रमित युवकों के समूहों के बीच से निकल गए, जो अपने लिए जानवरों को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। जिन समूहों के पास से वे गुजरे, उनमें से बहुत से ऐसे थे जो पहले से ही मौत की लड़ाई में उलझे हुए थे। इसमें 3800 से ज्यादा प्रतिभागी थे, लेकिन जानवर सिर्फ 1900 थे। अगर किसी को हमला करने के लिए कोई जानवर मिल भी जाता, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि 10 और जानवर आपसे लड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। कई मायनों में इस तरह का परीक्षण ऊपर दिए गए परीक्षण से भी ज्यादा मुश्किल था। लियोनेल ने अपने नीचे हो रहे नरसंहार को देखकर अपना सिर हिलाया, लेकिन इस बार उसने मदद के लिए एक उंगली भी नहीं उठाई। ये पहले से अलग था। ये पुरुष और महिलाएं अपने भविष्य के लिए लड़ रहे थे, जो यहाँ जीना और मरना खुद तय करेंगे। काफी देर बाद आईना अंततः अपनी जिज्ञासा को और अधिक नहीं रोक सकी। आपका लक्ष्य क्या है? इससे क्या मदद मिलेगी? वह लियोनेल को अपने साथ खींचने देती रही, मानो उसे लियोनेल के हाथ अपने हाथों में जकड़े होने का एहसास अच्छा लग रहा हो। लेकिन वह अब भी अंधेरे में नहीं रहना चाहती थी। शश शश, हम यहाँ हैं। लियोनेल ने कैमलॉट के मौन मंत्रों के संयोजन का उपयोग करके एक बार फिर अपनी आवाज सीधे आईना तक पहुंचाने का प्रभाव प्राप्त किया। दोनों एक ऊंचे पेड़ के ऊपर अचानक रुक गए। नीचे एक बड़ा काला भालू दिखाई दे रहा था।
उसके विशिष्ट कठोर फर और बड़ा गोल शरीर था। उसके कान भी बिल्कुल गोल थे। फर्क बस इतना था कि उसके थूथन के चारों ओर हल्के बालों की बजाय लाल रंग की आग जैसी चमक थी। दरअसल उसकी आंखें भी उतनी ही तीखी लाल थीं, मानो वह किसी भी पल कुछ भी गिराने के लिए तैयार हो। यह है एक भालू? आयना ने लियोनेल के बुलबुले के भीतर से पूछा। लियोनेल मुस्कुराया। तुम्हें एक भालू दिख रहा है, लेकिन मुझे हमारा पहला सुनहरा टैग दिख रहा है। आयना की आंखें चौड़ी हो गईं। अचानक उसे समझ आ गया कि लियोनेल क्या करना चाहता था। आयना की प्रतिक्रिया देखकर लियोनेल मुस्कुराया और अचानक पेड़ से नीचे कूद गया। उसके हाथ में अचानक एक विशाल भाला आ गया। ये भाला कोई और नहीं बल्कि वही था जिसकी तुलना उसने हथौड़े से की थी। लेकिन इस स्थिति में यह एकदम सही था। लियोनेल की आंखें चमक उठी। उसके चारों ओर एक सुनहरा साम्राज्य फैल गया। उसी क्षण न केवल उसका वजन 10 गुना बढ़ गया, बल्कि उसके हाथ में पकड़ा 5000 पाउंड से ज्यादा वजनी भाला भी। लाल नाक वाले भालू को अचानक कुछ महसूस हुआ। उसने आसमान की ओर देखा। उसके चेहरे पर एक गुर्राहट उभर आई। वह अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया और इतनी दहाड़ने लगा कि उसकी सांसें धुंधली और थूक से भरी होने लगी कि लियोनेल पर हमला हो गया। भालू के चारों ओर एक प्रबल लाल बल फूट पड़ा। उसका शरीर बड़ा हो गया तथा उसका फर खड़ा हो गया। उसने नीचे उतरते हुए लियोनेल पर पंजा मारा और कल्पना की कि इस कष्टप्रद मानव को मांस के पेस्ट में बदल दिया जाएगा। लेकिन भाले और पंजे के मिलते ही एक जबरदस्त ताकत ने भालू पर हमला कर दिया। उसकी हड्डियां चरमराईं और कराहीं, फिर टूटने की कगार पर पहुंचकर अचानक टूट गईं। जानवर के मुंह से दर्द भरी चीख निकली, लेकिन उसकी लाल लाल निगाहें और भी ज्यादा दर्द भरी हो गईं। लियोनेल ने अपना वजन तब तक स्थानांतरित किया जब तक कि वह पंख के समान हल्का नहीं हो गया, और फिर वह आगे की ओर बढ़ने से पहले सूक्ष्म कदमों से जमीन पर उतरा। उसने दोनों हाथों से विशाल भाले को पकड़ रखा था। उसकी हथेलियां और उंगलियां इतनी बड़ी नहीं थीं कि उसकी डंडी को पूरी तरह से लपेट सके। फिर भी वह उसे ऐसे चला रहा था मानो वह उसका ही एक विस्तार हो। लियोनेल ने घायल जानवर पर दबाव डालते हुए एक जोरदार वार किया। उस क्षण वह अचानक सिहर उठा। उसे अपनी पसलियों में बारीक दरारें महसूस हुईं, जिन्हें वह अब तक अनदेखा कर रहा था। उसका हमला बस थोड़ा धीमा हुआ, जिससे लाल नाक वाले भालू का लाल बल और भी तेज हो गया। जानवर का स्वस्थ पंजा नीचे की ओर झूल गया, जो एक धधकती ऊर्जा से लथपथ था। आसपास की हवा गर्म हो गई। जंगल की छतरी को चीरते हुए भालू की दहाड़ें गूंजने लगीं। टकराना। दोनों हमले आपस में टकराए। लियोनेल के पैर नर्म मिट्टी में धंस गए। उसके घुटने मुड़ गए और मुड़ गए। इस जानवर की ताकत कोई छोटी बात नहीं थी। लियोनेल समझ सकता था कि बूढ़े आदमी ने उसे उन जानवरों में क्यों चुना था जिनके पास सुनहरे टैग थे। लियोनेल के अनुमान के अनुसार ये जानवर कम से कम टैरन के सिटी लॉर्ड जितना शक्तिशाली था, जो चौथे आयाम के टियर 6 के बराबर था। बेशक टैरन वास्तव में अपनी प्रतिभा के लिए नहीं जाना जाता था, इसलिए टियर 6 का इसका मानक अन्य दुनियाओं की तुलना में बहुत कम था। फिर भी लियोनेल के लिए इस तरह के जानवर को 4 मौसमों के दायरे का इस्तेमाल किए बिना, अपने रूनों को सक्रिय किए बिना या अपनी स्वप्न दृश्य युद्धबोध का इस्तेमाल किए बिना हराना मुश्किल था। इन कारकों की मदद के बिना लियोनेल को लगता था कि वह वास्तव में इस भालू से कहीं ज्यादा बुरा है। अब वह केवल 2 चीजों की बदौलत इस अंतर को पाट रहा था। पहली बात तो उसकी क्षमता थी। ड्रीम्स के बैटल सेंस के बिना भी लियोनेल की इंद्रियां इतनी अद्भुत थीं कि ज्यादातर लोग उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे, दावा तो दूर की बात थी। इसलिए युद्ध में उसकी प्रतिक्रियाएं और गणनाएं एकदम सही थीं। दूसरा सबसे स्पष्ट था, उसका हथियार। लियोनेल एक अर्ध कांस्य हथियार का इस्तेमाल कर रहा था, जो 5वें आयाम से आधा कदम की दूरी पर स्थित एक खजाना था, और चौथे आयाम के मध्यम क्षेत्र में एक जानवर के खिलाफ। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह अपनी जगह पर डटा रहा। अगर बस इतना ही होता तो सब ठीक होता। लियोनेल को अपनी असली ताकत का इस्तेमाल किए बिना भी इस राक्षस को हराने का पूरा भरोसा होता। लेकिन बदकिस्मती से वह अभी भी घायल था। जैसे ही लियोनेल भालू से फिर भिड़ने वाला था, अचानक आसमान से एक साया उसके सामने आ गिरा। साया बस थोड़ा सा हिला, लेकिन भालू की दहाड़ उतनी ही जल्दी बंद हो गई। लियोनेल, जो स्वयं को कठिन युद्ध के लिए तैयार करने वाला था, ने आह भरी और अपना भाला नीचे कर लिया। तुम्हें पता है, तुम कम से कम ये दिखावा तो कर सकते थे कि यह मुश्किल था। लियोनेल बुदबुदाया। आयना ने मासूमियत से पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखें उसके मुखौटे के पीछे से झपक रही थीं। क्या तुम्हारा अहंकार इतना कमजोर है? हर आदमी का अहंकार नाजुक होता है।
लियोनेल ने अपना बचाव करते हुए कहा। आयना खिलखिलाकर हंसी, ठीक है, मुझे एक कदम पीछे हटने में कोई आपत्ति नहीं है। तुम जाओ। लियोनेल गर्व से अपनी छाती फुलाने ही वाला था कि अचानक उसे कुछ याद आया और उसने उदास निगाहों से आयना की ओर देखा। अब और खुद को रोक न पाने के कारण ऐना जोर से हंसने लगी और उसका पेट भींच गया। अब जाओ मर्दाना आदमी, अपना काम करो। निराश होकर लियोनेल बस आगे बढ़ सका। जानवर की लाश के पास घुटनों के बल बैठकर आयना की हंसी की धुन पर उसने जानवर का पेट चीरना और उसमें से रास्ता निकालना शुरू कर दिया। आखिरकार उसे वह सुनहरा टैग मिल ही गया जिसकी उसे तलाश थी। वह खड़ा हुआ और ऐना की ओर मुड़ने की कोशिश की, लेकिन वह उसके पास पहुंचने से पहले ही भाग गई। उसने अपनी नाक पर चुटकी काटी, फिर भी वह अपनी हंसी नहीं रोक पाए। क्या अब आप अधिक मर्दाना महसूस करते हैं? लियोनेल ने अपने हाथ में खून से सने, अंडों से भरे आधे खाए हुए भोजन को देखा। उसका आधा मन रोने को कर रहा था और आधा उल्टी करने को। उसकी यह प्रेमिका बहुत क्रूर थी। अल्पविराम। आयना और लियोनेल जंगल में दौड़े और आसानी से एक के बाद एक सुनहरे टैग ढूंढते गए। ऐसा लग रहा था मानो उनके पास कोई धोखेबाजी है। हालांकि वास्तविकता सच्चाई से बहुत दूर नहीं थी। जैसा कि बूढ़े ने कहा था, प्रत्येक टैग उस व्यक्ति को पहाड़ी दर्रे से आगे टेलीपोर्ट करने में सक्षम था जिसने उस पर दावा किया था। लेकिन इसका अनकहा सच ये था कि इस टैग वाले किसी भी जानवर को भी ऐसे टेलीपोर्टेशन की अनुमति देने के लिए आवश्यक बल कलाओं द्वारा चिन्हित किया गया था। ये समझने के बाद लियोनेल के लिए मामला सीधा था। इस दुनिया में उसकी आंतरिक दृष्टि का दायरा बहुत बड़ा नहीं था। इसमें कोई शक नहीं था कि यह जगह 5वें आयाम की दुनिया थी, और इसलिए यहाँ लियोनेल के स्थानिक वलय में न केवल जगह छोटी थी, बल्कि उसकी आंतरिक दृष्टि का दायरा भी कुछ दर्जन मीटर से लेकर से ज्यादा 100 मीटर तक ही था। हालांकि इन बल कलाओं में उतार चढ़ाव के कारण अंतरिक्ष में छोटी छोटी लहरें उत्पन्न हुई। आमतौर पर कोई भी इन तरंगों को महसूस नहीं कर पाता। न केवल अंतरिक्ष तत्वीय आत्मीयता प्रकाश तत्वीय आत्मीयता से भी अधिक दुर्लभ थी, बल्कि अगर आपके पास ये होती भी तो भी इसके बहुत प्रबल होने की संभावना नहीं थी। हालांकि लियोनेल ने अभी अभी अपना दिव्य कवच पूरा किया था, जिससे उसे चौथे आयाम के लगभग किसी भी व्यक्ति से कमतर अंतरिक्ष तत्वीय आत्मीयता नहीं मिली। हालांकि दिव्य कवच के बड़े हो जाने के बाद यह आत्मीयता उसके लिए बेकार हो जाती और कवच को बुलाए बिना वह कुछ कमजोर हो जाता। फिर भी यह बात सच रही। इस आत्मीयता का इस्तेमाल करके लियोनेल अंतरिक्ष में होने वाले इन छोटे छोटे बदलावों को आसानी से पहचान लेता था, और एक बार जब वह किसी जानवर पर अपनी पकड़ बना लेता तो अपनी आंतरिक दृष्टि से ये देखना आसान हो जाता था कि वह टैग सोने का है या नहीं। इसके अलावा चूंकि वह जानता था कि सोने के टैग केवल कुछ विशेष ताकत वाले जानवरों में ही होंगे, इसलिए वह आसानी से उन जानवरों को स्कैन करने में समय बर्बाद नहीं कर सकता था जो बहुत कमजोर थे। इस तरह लियोनेल और आयना ने पर्वत श्रृंखला को चीरते हुए बिना किसी प्रयास के आसानी से सभी 10 स्वर्ण टैग हथिया लिए। खैर, आयना की ओर से प्रयास न्यूनतम था। जहां तक बेचारे लियोनेल की बात है तो उसे स्वच्छ महसूस करने से पहले कम एक दर्जन बार स्नान करना पड़ा होगा।